हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूमैथ बाय मानसी। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे फंक्शंस पर और कुछ फंक्शंस के टाइप्स पढ़े थे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। आज हम जो आगे के कुछ फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है टाइप्स ऑफ फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन f फ्रॉम r टू r का मतलब है एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x इन r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, y is equal to fx equal to a0 plus a1x plus a2x square up to anx to the power n, where n is a non-negative integer and a0, a1, a2 up to an belong to set of real numbers। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इस टाइप का फंक्शन जिसमें a0, a1, a2, an ये सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। और x क्या है? x क्या है? रियल नंबर। x क्या है? रियल नंबर। ठीक है, कोई भी आप x ले लीजिए, कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर ले लीजिए, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना है f ऑफ x। हर एक x के लिए आपका अगर ये आ रहा है फंक्शन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x टू दी पावर n, ये कहलाता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो n है, ये n नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एक तो इंटीजर है, इंटीजर तो होते हैं यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ना। लेकिन ये इंटीजर कैसा होना चाहिए? एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये वाले सारे कैंसिल कर दो, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि उसमें ज़ीरो भी, पॉजिटिव इंटीजर तो सारे आएंगे ही, साथ में ज़ीरो भी आ सकता है। n की वैल्यू जो है यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो n तक जा रहा है ये किसी फाइनाइट नंबर तक जाना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर ऐसे लिख रहे हो ये इनफाइनाइट तक जाएगा तब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बनेगा। एक n कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए a100 x टू दी पावर 100। ठीक है, तो 100 तक गया है ना, a0 से लेकर a100 तक x टू दी पावर 100 तक गया, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। आप अगर इसे कह रहे हो कि ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोला जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में एक टर्म पे जाके ये रुक जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, बात समझ आइए। और यहाँ देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू 2 + 3x, ये क्या है? यहाँ पर a0 क्या है? 2, a1 क्या है? 3 और x की पावर क्या है यहाँ पे? 1, तो n यहाँ पर 1 तक गया ना। यहाँ पर जो x है, x की पावर के यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ x की पावर 0 माना जाएगा। ठीक है, और f(x) ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 - 3x + 7x स्क्वायर, है ना। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। डिग्री जानते हो ना कैसे निकालते हैं? कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल x³ + 3x स्क्वायर + 2x + 1, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे a0 1 है, a1 2 है, a2 3 है और a4 क्या है? a0 1 है, a1 2 है, a2 3 है और a3 कितना है? 1। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। अब चलो बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? f(x) इक्वल टू x की पावर 1/2 + 1, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा? नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x की पावर में क्या लिखी हुई है? x की पावर लिखी हुई है 1/2। 1/2 क्या इंटीजर है? 1/2 तो रैशनल नंबर है ना? 1/2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये तो इंटीजर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होने चाहिए? x की पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तब आप बोलोगे कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? एक रैशनल नंबर आ गया, इस वजह से ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं होगा। ऐसे ही आप x की पावर 3/2 प्लस 7 ले सकते हो, तो ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं होगा। x की पावर में जहाँ भी कोई आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं दिखे, तभी आप बोल दो कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं रैशनल फंक्शंस की। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं और q नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे तो होते हैं रैशनल नंबर्स। इस टाइप से ही रैशनल फंक्शंस हैं। अब देखो, रैशनल नंबर्स की जब बात करते हैं तो नंबर्स अपॉन नंबर्स आता है ना, तो ऐसे ही जब रैशनल फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन अपॉन फंक्शन आएगा, यानी फंक्शंस ऑफ द टाइप f(x) अपॉन g(x). एक फंक्शन न्यूमरेटर में होगा, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे फंक्शन होंगे? फंक्शन कैसे होंगे? ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये sin x है, ये cos x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, मतलब किसी और टाइप का फंक्शन नहीं, केवल यहाँ पर क्या f(x) पॉलिनॉमियल फंक्शन हो और ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हो। फॉर पॉलिनॉमियल फंक्शन मैंने अभी बताया ही है कि क्या होते हैं, जो a0 + a1x अप टू an(x) टू द पावर n के रूप में लिखे जा सकते हैं, फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो आपके पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनॉमियल फंक्शन टाइप के जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन होंगे। क्या हमेशा होंगे? नहीं। हमें डोमेन, हमारा जो डोमेन है, क्योंकि फंक्शन है ना ये f और g क्या है? फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो जो डोमेन लेना होगा, जो भी डोमेन होगा इस रैशनल फंक्शन का या f(x) g(x) का, इस तरीके से होगा कि जो g(x) है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, यानी ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर डोमेन के अंदर नहीं होना चाहिए जिस पर वो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। जैसे आप बात करते हैं, एग्जांपल देखो, एक अगर मैं एक फंक्शन लिखती हूँ 1/x, ठीक है, क्या है ये? 1/x। अब 1/x को देखो कि ऊपर एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है ना, इसको मैं इसको चलो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ px, ठीक है, ये रैशनल फंक्शन है px, ये है मेरा f(x) और ये क्या है? gx। ठीक है, f(x) क्या है? 1। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना, वो भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं। यहाँ पे a0 दिया हुआ है, बस a1 a2 ये सारे जीरो हो गए। आगे के जो भी पॉलिनॉमियल फंक्शन में a0 a1 a2 a3 a4 है ना, सब जीरो हो गए। इस वजह से आगे की कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, सिर्फ a0 की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं 1 2 3, कोई भी रियल नंबर का कांस्टेंट फंक्शन होता है, वो आपका क्या होता है? पॉलिनॉमियल फंक्शन ही होता है। ठीक है, ध्यान रखें ये बात। अब ये जो x है, ये भी क्या है? पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो gx = x ये भी क्या है? पॉलिनॉमियल फंक्शन है। अब जो डोमेन होगा, किसका डोमेन होगा? डोमेन किसका होगा? रैशनल फंक्शन का। ठीक है, अब जो ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया px, जो px फंक्शन डिफाइन किया, इसका कोई डोमेन होगा ना। मान लो r से r है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, लेकिन इस डोमेन पे r पे ये अगर x की वैल्यू जीरो हुई, अगर x की वैल्यू हम जीरो रखते हैं, तो ये क्या होगा? फंक्शन px = 1/0। अब 1/0 क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। क्या हो गया? ये अनडिफाइंड हो गया। ज़ीरो डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, ज़ीरो डिनोमिनेटर में आते ही क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है नंबर। तो दैट्स वाई हमें डोमेन को कैसा लेना पड़ेगा? जिसमें हमारे डोमेन में ज़ीरो हो ही ना, ऐसी वैल्यूज़ डोमेन में से निकाल दो जहाँ पर ये जो gx है
वो जीरो बन रहा है। तो ये x इक्वल टू जीरो पे जीरो बन रहा था ना, x जी एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो कौन से नंबर पे ज़ीरो बन सकता है, ज़ीरो पे ही ज़ीरो बनेगा, जी ज़ीरो ही जीरो आएगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा रियल नंबर जिस पे ये ज़ीरो बन जाए। तो इसका मतलब हमें डोमेन में से क्या निकालना होगा, आर में से आप ज़ीरो निकाल दो, तो जो फंक्शन बनेगा पी एक्स, पी फ्रॉम आर माइनस ज़ीरो, इस आर सेट में से माइनस ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि इसमें वो सभी एलिमेंट सच दैट जो ए से बिलोंग करते हैं लेकिन बी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये तो होता है ए माइनस बी का मतलब, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ये तो होता है। अब आर में से ज़ीरो का मतलब क्या है कि इसमें वो सभी रियल नंबर्स एक्स बिलोंग टू आर हैं सच दैट कि एक्स जो है वो जीरो नहीं है बस, ठीक है, ज़ीरो निकाल दिया। तो अब जो आपने p डिफाइन किया फंक्शन वो क्या होगा, r माइनस ज़ीरो से r तक। तो ये जो है ये फंक्शन रैशनल फंक्शन पी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स इस वाले डोमेन पे डिफाइन होगा, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ एक्स इन अ डोमेन वेयर जी एक्स इज नॉन जीरो, ठीक है। उस डोमेन में ये एफ एक्स जी एक्स लेते हैं जहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है जी एक्स वो नॉन जीरो रहे, यानी उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका है रैशनल फंक्शन। अब देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन। ये फंक्शन कैसा होता है उसके लिए पहले आप ग्राफ को समझिए। देखिए ये फंक्शन कहता है कि अगर आपका वैल्यू x लेस देन जीरो है, देखो x जो फंक्शन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, r से r पे जाना है, ठीक है, डोमेन भी r है, कोडोमेन भी r है, तो कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब इसको डिफाइन किस तरीके से किया है कि फॉर ईच x बिलोंग टू r एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या है कि जब वैल्यूज x जो आप डोमेन की वैल्यूज ले रहे हो जब लेस देन जीरो होगी तो वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स की, माइनस एक्स, और जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगी तो वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स की, x आएगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मैं x की वैल्यू वन लेती हूँ, क्या लेती हूँ x की वैल्यू वन, वन कैसा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, है ना, वन कैसा है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो वो कह रहा है कि जब आपकी वैल्यू x ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव x आएगी, यानी कि वो ही वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये x इक्वल टू वन है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एफ एक्स भी क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा जो क्या है वन, ठीक है। तो वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन ही है, ठीक है। x इक्वल टू टू लेते हैं, टू कैसा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एफ एक्स क्या आना है, जब वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो एफ एक्स क्या आता है, x आता है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अब क्योंकि x की वैल्यू क्या है टू, तो क्या आएगा टू, है ना, तो टू पे क्या आएगा वैल्यू एफ एक्स का, टू। ऐसे ही थ्री पे क्या जाएगा, थ्री ही आएगा, फोर पे क्या आएगा, फोर ही आएगा, फाइव पे क्या आएगा, फाइव ही आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, फोर पे क्या आएगा, यहाँ पर फोर ही आएगा, फाइव पे फाइव, ऐसे करके आपको जब इन्हें ड्रॉ करोगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब वैल्यूज जब हमारी x की वैल्यू ज़ीरो होती है, जब वैल्यू x की ज़ीरो होगी तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल तो x ही आएगा ना, जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो ही आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर जब एफ एक्स में एफ एक्स निकालना है हमें, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है, मान लो x की वैल्यू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन क्या है, लेस देन जीरो है, तो माइनस वन लेस देन जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आनी है, माइनस एक्स आनी है ना। तो एफ एक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स, अब x की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन क्या होगा, प्लस वन। तो जब हम यहाँ पर
-1 देखते हैं, x की वैल्यू -1 लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है +1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे, वो भी लेस देन 0 है ना, तो एफ एक्स क्या आएगा -x आएगा। x की वैल्यू क्या है -2, तो कितना आ गया प्लस कर दूँ, यानी -2 पे कितना जा रहा है +2, -2 पे कितना आ रहा है +2। ऐसे ही -3 पे क्या आएगा +3, -4 पे क्या आएगा +4। ठीक है, -3 पे क्या आएगा +3, -4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 4, -5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 5। तो जब आप इसे भी मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये जो कहलाता है इस टाइप का, मैं इसको दोबारा से अच्छे से बना देती हूँ। तो ये इस टाइप का जो फंक्शन होता है ये क्या कहलाता है आपका मॉडुलस फंक्शन। क्या कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। कि आप यहाँ पर अब जरूरी नहीं इंटीजर ही लो, इस लाइन पे जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 की जो फंक्शन इमेज आएगी वो क्या आएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन कहलाता है ये क्या कहलाता है मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। अब आप इसे ऐसे देख सकते हो, जैसे f(-5) निकालना है आपको। क्या निकालना है f(-5). -5 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का जो मॉडुलस होता है वो माइनस ऑफ x होता है, यानी x तो ये है ना -5, तो -5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 आ गया। ठीक है, जब भी और अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज आ जाता है, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव का नेगेटिव कर दो। ठीक है, अगर अंदर जो फंक्शन के अंदर डोमेन है वो आपका एक नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका नेगेटिव निकाल दो तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कोई ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसका तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा मशीन है, एक तरीके से ऐसा मशीन है कि जब उसके अंदर आप इनपुट डालते हो, ठीक है, एक तरीके की मशीन है, इसमें क्या डालते हो आप एक्स वैल्यूज़, है ना, क्या डालते हो एक्स। अब ये जो एक्स वैल्यूज़ हैं इनपुट हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं। अगर ये नेगेटिव हुई तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही नंबर आएगा। कैसे, कि आप उस पर नेगेटिव फिर से ऑपरेट कर दो, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है अल्टीमेटली जो भी आपके पास नंबर आएगा फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन ऑपरेट करने के बाद आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, the function f from R to R defined by fx equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0 and -1 if x is less than 0 is called the signum function। देखो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब होंगी, इस रियल लाइन पे ना, जब हम यहाँ से राइट हैंड साइड में चलेंगे तो सारे रियल नंबर्स पॉजिटिव होंगे। 0 छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, 0 नहीं बोल रही हूँ मैं। तो जब भी आपके नंबर्स जो हैं यहाँ पर पॉजिटिव होंगे तो उनमें रेंज क्या आएगा, यानी कि वैल्यू इमेज क्या आएगी उनकी 1 आएगी हमेशा। यानी आप जो भी यहाँ नंबर लोगे उसकी इमेज क्या आएगी 1 आएगी। यहाँ जो नंबर लोगे कोई भी लोगे उसकी इमेज 1 है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो 2 ले लो, कोई भी रैशनल इरेशनल, यहाँ पर हर नंबर की इमेज क्या आ रही है 1 आ रही है, हर 1 पे ही वो मैप होगा। ठीक है, लेकिन 0 पे नहीं है, 0 नहीं लेना, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे राउंड कर देंगे कि हम इसमें 0 की इमेज नहीं ले रहे हैं, केवल यहाँ पर जो 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं उनकी इमेज देख रहे हैं, तो वो हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। तो जब हम सबको मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना हमें, क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आप यहाँ देखोगे कि आपको मिल गया यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, वो क्या है 1 पे यहाँ पर क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देंगे, ये क्या है y = 1 लाइन, y = 1 लाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो कि जब हम
यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर्स की तरफ जाते हैं, जब भी x लेस देन 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी, इमेज क्या होगी, -1 होगी। कितनी होगी, -1 होगी। नंबर्स हटा देते हैं यहाँ से। तो जब भी यहाँ पर हमारे नंबर्स नेगेटिव होंगे तो इमेज क्या आएगी उनकी, -1 आएगी। -1 जब आप इसे पूरे को मिला दोगे तो क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, जो क्या होगी y = -1। और जब x की वैल्यू 0 है ना, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, यानी 0 पे तो वो 0 पे ही मैप हो रहा है। ठीक है, 0 पे किस पे मैप हो रहा है, 0 पे ही मैप हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो इस फंक्शन का ये ग्राफ हो गया है। क्या हो गया, ये ग्राफ। जैसे अगर मैं मॉडुलस फंक्शन के डोमेन रेंज की बात करूँ, जो हमने मॉडुलस फंक्शन बनाया था उसमें डोमेन तो ये पूरा रियल लाइन था ना, पूरा स्ट्रेट लाइन आर जो है वो इसका डोमेन था। लेकिन जो रेंज थी वो रेंज क्या थी, ये पॉजिटिव रियल नंबर रेंज जो था उसका वो क्या था, सारे इस लाइन की, ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ 0 होगा तो, लेकिन जितने भी ऊपर जब जाते हैं तो सारे नंबर्स कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये पूरी जो ऊपर के नंबर्स हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स आर पॉजिटिव लिख दो, यूनियन 0 सिंगलटन 0, इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिग्नम फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। सिग्नम फंक्शन का डोमेन, देखो डोमेन तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, हम पॉजिटिव रियल नंबर्स की भी इमेज देख रहे हैं यहाँ, 0 की इमेज भी देख रहे हैं और नेगेटिव रियल नंबर्स की भी इमेज देख रहे हैं। क्या है, तो पूरा डोमेन तो मेरा आर ही है, सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन जो रेंज है, रेंज मतलब कि उन सभी रियल नंबर्स का सेट या उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो क्या बन रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट्स की रेंज इमेज बन रहे हैं। अब डोमेन में ये जब पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं हम तो सिर्फ 1 पे मैप होता है वो जाके, यानी 1 पूरी रियल लाइन पे, इस y एक्सिस पे 1 ही ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर जो जहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर्स मैप होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ ये मेरा डोमेन है, पूरा R है, ठीक है, और ये पूरी, अगर ये पूरा सेट मेरा पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है यहाँ पर डोमेन में, तो ये पूरा का पूरा सेट ना रेंज के अंदर पूरा का पूरा 1 पे जाके मैप हो रहा है। ठीक है, किस पे मैप हो रहा है, 1 पे। और जो इसमें डोमेन में 0 है वो 0 पे ही मैप हो रहा है इसकी। ठीक है, और जो ये सारे जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उन सब, ये सारे सब जाके कहाँ मैप हो रहे हैं, -1 पे जाके मैप हो रहे हैं। तो सिर्फ रेंज में 3 ही एलिमेंट हैं, -1 0 1। ठीक है, -1 वाली लाइन 1 और ये 0, ये ग्राफ्स के थ्रू समझा दिया। और रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट होंगे, -1 0 1। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। ठीक है, डोमेन 3 का रियल लाइन देख रहे हो आप, और कोडोमेन ये जो y एक्सिस है ये भी रियल लाइन है। तो यहाँ पर ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, अब इसको नोटेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसे होता है। देखो मॉडुलस फंक्शन का तो नोटेशन ऐसे होता है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में, और ये ब्रैकेट्स के बीच में अगर आप x लिख देते हो तो ये कहलाता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ये डोमेन है हमारा। अब यहाँ डोमेन में जो x की जो वैल्यूज़ है किन्हीं 2 इंटीजर्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे इस वाले इंटीजर से इस इंटीजर के बीच में, जैसे अगर 0 और ये 1, ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं जो भी रियल लाइन है, अगर हम उन्हें 2 इंटीजर्स के बीच वाली लाइन, ये जो है अगर इसमें स्प्लिट कर दें हम, कई सारे यहाँ पर डोमेन बन सकते हैं, है ना, कोडोमेन, मतलब इनके छोटे छोटे डोमेन, सब इंटरवल्स बना लो, सब इंटरवल्स। तो देखो 0 से 1 है ना, फिर 1 से 2, तो यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर यहाँ पे है और एक इंटीजर यहाँ पे है, बीच में रियल नंबर्स है ना, ऐसे ही हो रहा है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में क्या है, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। अब इन रियल नंबर्स में अगर जैसे मुझे पूछा जाए कि 0 से 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर है, मान लो हमारे पास है 1/2, ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो,
यानी कि 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी जब हम इस पर ये वाला फंक्शन ऑपरेट करेंगे। जैसे अगर 0.7 नंबर है मेरे पास, इस पर जब मैं ये फंक्शन ऑपरेट करती हूँ एफ ऑफ ये एक्स है 0.7, इस पर जब हमने ये वाला फंक्शन ऑपरेट किया तो इसकी आउटपुट क्या आएगा, यानी जब डोमेन का कोई 0.7 लिया तो वो किससे मैप होगा कोडोमेन में, ये पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर मेरा कोई भी ये डोमेन है, जैसे 0 से मैंने 1 लिया, 0 से 1 में कोई भी नंबर आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ पे कोई भी एक्स है अगर, है ना, इस डोमेन के अंदर कोई भी एक्स है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आएगा द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी एक ऐसा n इंटीजर आएगा जो लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। अब ऐसा कौन सा इंटीजर है जो x से हमेशा छोटा या उसके बराबर रहेगा, तो ज़ीरो ना, तो यहाँ पर क्या आएगा इसकी वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा इसका 0 से 1 के बीच में, वो कोई भी 0 से 1 के बीच में नंबर लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। और अगर 1 से 2 के बीच में लेंगे तो 1। देखो अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी हमारा रियल नंबर है, ठीक है, यानी पूरा डोमेन ले लो चाहे, तो उसका जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो हमेशा 0 होगा। यानी 0 होगा मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, कोई भी होगा तो वो 0 पे मैप होगा। अब 1 से 2 के बीच में देखो, 1 से 2 के बीच में जब भी आप लोगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बैठेगा वो बैठेगा 1। क्या आएगा 1, यानी इससे कोई भी लो आप 1 पे मैप होगा। तो 1 से लेके, लेकिन 2 नहीं होगा, 2 की इमेज नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 लेते हो आप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो क्लोज्ड होता है 1 और 2 यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की इमेज नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे राउंड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है मॉडुलस ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, जब वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी तब, तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा जो लेस देन इक्वल टू क्या होगा x, है ना। तो कोई भी x अगर 2 से 3 के बीच में है और उसकी इंटीजर की वैल्यू हमेशा ऐसा कौन सा इंटीजर है जो छोटा होगा उस x से, 2 ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे इंटीजर हैं जो छोटे हैं, 1 भी -1 भी, अगर मैं यहाँ पे कोई भी x लेती हूँ, है ना, तो x से छोटे कौन कौन से इंटीजर हैं, x से छोटे लेस देन और इक्वल टू x से कौन सा इंटीजर है, 2 1 0 -1 -2, लेकिन इन सब में मुझे ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है वो चूज़ करना है। तो x के नियर जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा 2, तो इसका जो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा 2। तो यहाँ पर आप देख लोगे 2 पे जाएगा, 2 किस पे मैप होगा 2 पे, ठीक है। तो 2 से लेके 3 तक, 3 पे आप राउंड कर दोगे क्योंकि 3 का नहीं देखोगे, 3 का देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा 3 से 4 वाले इंटरवल में, तो उसकी इमेज क्या आएगी यहाँ पर 3 से 4, ठीक है, 3 से 4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 3। ऐसे ही जब हम -1 के लिए देखेंगे तो -1 के लिए क्या आएगी -1, है ना, ये वाला, और -2 के लिए देखोगे तो -2 वाला, सॉरी माइनस यहाँ से लेकर -1 से -2, -3 के लिए देखोगे तो -2 से -3, ऐसे करके ये जो है ना ये आपका क्या बनता जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनता जाता है। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास कोई इंटरवल है x इक्वल टू x ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 और यहाँ है 101,
और मुझे इसका fx निकालना है, यानी जब x 101 से 100 से 101 के बीच में होता है तब, यानी कहने का मतलब है यहाँ 100 101, अब इसके बीच में कोई भी x है, कोई भी नंबर है रियल नंबर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, वो आएगा ये वाला जो छोटा है यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक, जो इससे छोटा वाला इंटीजर है ना वो लिख दोगे आप, तो ये क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर हुआ? चलिए हमने यहाँ तक टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए हैं। अच्छा एक बात और, कि अगर हम देखें कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, है ना, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम डोमेन लेते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर में जो ये रेंज है पूरा का पूरा सारे एलिमेंट ही तो आते जा रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पर 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, -1 -2 -3 -4, यानी जो इसका रेंज बनेगा ना, रेंज जो बनेगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा। ठीक है, रेंज क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगा और रेंज आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी आज हमने ये जो बचे हुए थे, एक तो आपका मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ फंक्शन आज कंप्लीट हो गए हैं। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 पूरी डिस्कस करूँगी और हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो thanks for watching this video. Keep learning and keep growing.